आज मैं कोई संतुलित बहस करने नहीं आया हूं। आज मैं कोई एक या दोनों पक्ष की बात रखने नहीं आया हूं। आज मैं सरकार से सीधा सीधा और बहुत साधारण सा एक सवाल पूछने आया हूं, और सवाल भी ऐसा जो टाला नहीं जा सकता है। सरकार, आप सामाजिक न्याय चाहते हैं या जातीय बदला? एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ यह सवाल है। आप समानता चाहते हैं या कानून के जरिए कुछ खास वर्गों का वोट? और यह सवाल हवा में नहीं है। यह सवाल यूजीसी के उन नए नियमों से पैदा हुआ है जिन्हें इक्विटी और समान अवसर जैसे मीठे शब्दों में लपेटकर देश पर थोप दिया गया है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में कानून का मूल्य उसके नाम से नहीं, उसके प्रभाव से तय होता है। और यूजीसी के नए नियमों का प्रभाव अगर ईमानदारी से देखा जाए तो यह समानता नहीं है, बल्कि संस्थागत भेदभाव की ओर ले जाने का रास्ता है। पहले तथ्यों पर आते हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के सवाल सिर्फ शोर बनते हैं। यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम से एक नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। बनना भी चाहिए। इन समितियों को अधिकार दिया गया है कि वे जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को स्वीकार करें, उनकी जांच करें और संस्थान को कार्रवाई की सिफारिश दें। नियमों में साफ लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव अस्वीकार्य होगा। अगर संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता, उसकी फंडिंग और यहां तक कि उसके डिग्री प्रोग्राम भी प्रभावित हो सकते हैं। अब यहीं रुककर एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी को भेदभाव से बचाना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बचाया जाना चाहिए और इसके लिए सख्त नियम लाए जाने चाहिए। लेकिन अगला सवाल ज्यादा जरूरी है। क्या भेदभाव सिर्फ कुछ जातियों के साथ ही हो सकता है? क्या पीड़ित पहले से तय किए जा सकते हैं जाति के आधार पर? क्या दोषी पहले से तय किए जा सकते हैं वर्ग के आधार पर? यहीं से यह कानून फिसलता है। किसी भी सभ्य समाज में कानून व्यक्ति के कर्म को देखता है, उनकी पहचान को नहीं, कि आप किस जाति के हैं, किस जाति के नहीं। लेकिन यूजीसी के ये नियम व्यक्ति नहीं, पहचान देखते हैं। ये नियम व्यवहार नहीं देखते, जाति देखते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। सरकार, जरा ईमानदारी से बताइएगा, अगर कोई छात्र ओबीसी है और वह भेदभाव का आरोप लगाता है तो क्या उसे पहले से ही विश्वसनीय माना जाएगा? और अगर कोई छात्र सवर्ण है और उस पर आरोप लगता है तो क्या पहले से ही उसे संदिग्ध माना जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो आप अपने संविधान को ही ठुकरा रहे हैं। और अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर आपके नियमों में संतुलन कहाँ है, थोड़ा बता दीजिए। संविधान का अनुच्छेद 14 साफ कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। संविधान यह नहीं कहता है कि कुछ नागरिक जन्म से ही आरोपी माने जाएंगे। संविधान यह नहीं कहता है कि कुछ नागरिकों की शिकायत जांच से ऊपर होगी। लेकिन यूजीसी के जो नए नियम हैं वो यही कहते हैं। अब जरा न्याय की प्रक्रिया को समझते हैं। न्याय का मतलब होता क्या है? पहले आरोप, फिर निष्पक्ष जांच, फिर सबूत, फिर फैसला। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां आरोप लगते ही नैरेटिव तय हो जाता है। यहां जांच बाद में होती है, बदनामी पहले होती है। यहां आरोपी पहले बनता है, निर्दोष बाद में साबित करने की कोशिश करता है। सरकार, क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्यवस्था में डर कौन महसूस करेगा? क्या वह छात्र नहीं जो जानता है कि एक आरोप उसकी पढ़ाई, उसका करियर और उसका भविष्य तबाह कर सकता है? अब एक और सवाल, क्या झूठे आरोप नहीं लगते हैं? अगर सरकार कहती है कि झूठे आरोप नहीं लगते हैं तो वह हकीकत से आंख चुरा रही है। और अगर सरकार मानती है कि झूठे आरोप लगते हैं तो फिर सवाल उठता है, यूजीसी के इस नए नियमों में झूठे आरोप लगाने वालों के लिए सजा क्यों नहीं है? क्यों नहीं लिखा गया कि अगर आरोप झूठा निकला तो आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई होगी? क्यों नहीं लिखा गया कि कानून का दुरुपयोग भी अपराध होगा?
और होता ही है, क्योंकि अगर यह लिखा जाता तो यह कानून राजनीतिक रूप में उपयोगी नहीं रहता। आज जिस तरह से दो वर्ग आपस में भिड़ रहे हैं, मतलब दो धुरी हो चुकी है, वो नहीं होता तो यह कानून वोट बैंक को खुश करने का औजार नहीं बन पाता। और अब आते हैं उस सच्चाई पर जिस पर जानबूझकर चुप्पी साधी गई है। देश के कई विश्वविद्यालय में पिछले वर्षों में खुलेआम जातीय नारे लगे हैं। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण यूरेशिया जाओ। सरकार, क्या ये नारे आपकी इक्विटी कमेटी को दिखाई देते हैं? क्या ये नारे जातीय घृणा नहीं पैदा कर रहे हैं? या फिर जातीय घृणा तब तक घृणा नहीं मानी जाएगी जब तक वह आरोप आपके वोट गणित को नुकसान न पहुंचाए? अगर कोई सवर्ण छात्र इन नारों से मानसिक रूप से टूट जाता है, अगर वह खुद को अलग थलग महसूस करता है, अगर वह डर के माहौल में पढ़ाई करता है, तो वह किस कानून के तहत न्याय मांगेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। या फिर आपने पहले ही तय कर लिया है कि उसकी पीड़ा गिनी ही नहीं जाएगी। यही उस पूरे ढांचे का सबसे जहरीला पहलू है। यह कानून कहता है कि कुछ पीड़ाएं वैध हैं और कुछ पीड़ाएं अवैध। अब सरकार से एक और सीधा सवाल, आप कहते हैं कि हम विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाइए। क्या हार्वर्ड में छात्र की पहचान उसकी जाति से होती है? क्या ऑक्सफोर्ड में एडमिशन फॉर्म में जाति सबसे ऊपर लिखी जाती है? या यहाँ छात्र को छात्र माना जाता है? वहाँ कैंपस में एक ही पहचान होती है, छात्र। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम कैंपस को सामाजिक प्रयोगशाला बना रहे हैं। हम छात्रों को यह सिखा रहे हैं कि तुम पहले नागरिक नहीं हो, तुम पहले छात्र नहीं हो, तुम पहले अपनी जाति हो, तुम पहले अपना वर्ग हो। सरकार, अगर कैंपस के भीतर ही जातीय पहचान को और गहरा किया जाएगा तो कैंपस के बाहर समानता कैसे आएगी? आप कहते हैं कि यह कानून भेदभाव खत्म करेगा, माने कैसे खत्म करेगा? लेकिन सच यह है कि यह कानून भेदभाव को और ज़्यादा संस्थागत कर देगा। यह कानून कह रहा है कि भेदभाव कुछ खास जातियों के साथ ही हो सकता है और कुछ खास जातियां ही भेदभाव कर सकती हैं। यह न्याय नहीं है, यह वर्गीकरण है, यह सामाजिक न्याय नहीं है, जातीय प्रतिशोध की संरचना है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपकी सोच यह है कि कुछ जातियां ऐतिहासिक रूप से शोषक रही हैं, तो क्या आज का छात्र उसी अपराध का दोषी है? यह भी बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या 18-20 साल का छात्र सदियों पुराने अपराधी का जिम्मेदार है? अगर नहीं, तो फिर उसे संदिग्ध क्यों माना जा रहा है? अगर आप मान के बैठ ही गए हैं कि दोषी पहले से तय है, तो फिर कानून बनाने का नाटक क्यों? सीधे कह दीजिए कि हमारी नज़र में ये लोग दोषी हैं, इन्हें जेल में डाल दीजिए। कम से कम तब यह पाखंड नहीं रहेगा। जातीय भेदभाव खत्म करने के नाम पर जाति भेदभाव को कानूनी जामा पहनाना, यह कैसी नीति है? अब यहाँ से एक बहुत जरूरी और अक्सर टाल दिया जाने वाला सवाल उठता है, क्या ऐतिहासिक अन्याय का समाधान नया अन्याय पैदा करके किया जा सकता है? सरकार और उसके समर्थक बार बार कहते हैं कि यह कानून ऐतिहासिक शोषण की पृष्ठभूमि में जरूरी है। यह कहा जाता है कि कुछ जातियों ने सदियों तक उत्पीड़न झेला है, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा का अधिकार है, चाहिए। इस तर्क से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास में भयानक अन्याय हुए हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ। सवाल यह है कि आज न्याय कैसे किया जाए। क्या आज का 18 से 22 साल का छात्र जो पहली बार यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रखता है, यह सदियों पुराने अपराधों का दोषी है? क्या उसने वह शोषण किया है? क्या उसने किसी को ऊंचा या नीचा घोषित किया है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर उसे संदिग्ध क्यों माना जा रहा है? यहीं पर सामाजिक न्याय और जातीय प्रतिशोध की रेखा साफ दिखाई देती है। सामाजिक न्याय व्यक्ति के कर्म को देखता है, जातीय प्रतिशोध व्यक्ति की पहचान को सजा देता है। यूजीसी के नए नियम कर्म नहीं देखते, यह पहचान देखते हैं। सरकार, जरा यह बताइए, अगर कोई छात्र सिर्फ इसलिए डर में पढ़ाई कर रहा है कि उस पर कभी भी एक आरोप लग सकता है, तो क्या यह शिक्षा का सुरक्षित माहौल है?
क्या वही माहौल है जिसे आप वर्ल्ड क्लास कहते हैं? अब जरा कानून के दुरुपयोग के पैटर्न को समझिएगा, क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं है। भारत में जब जब विशेष कानून बने हैं, जब जब किसी एक वर्ग को बिना संतुलन के विशेष अधिकार दिए गए हैं, तब तब उनके दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। तमाम डाटा उसके गवाह है। यह कहना किसी वर्ग का अपमान नहीं है, यह कहना व्यवस्था की कमजोरी को स्वीकार करना है। कानून जब असंतुलित होता है तो वह न्याय नहीं देता, वह डर पैदा करता है। और डर का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि लोग सच बोलना छोड़ देते हैं। कैंपस में खुलकर बहस खत्म हो जाती है। प्रोफेसर डरने लगते हैं, छात्र डरने लगते हैं। हर बातचीत के पीछे एक आशंका खड़ी हो जाती है, कहीं इसे गलत अर्थ में न ले लिया जाए। सरकार, क्या आप यही शिक्षा चाहते हैं? अब एक और असहज सवाल। आप कहते हैं कि यह कानून भेदभाव खत्म करेगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि भेदभाव को जाति के चश्मे से देखने से पहले भेदभाव नहीं खत्म होता, वह और गहरा हो जाता है। जब आप किसी छात्र को बार बार यह याद दिलाते हैं कि वह किस जाति का है, तो आप उसे बराबरी नहीं सिखा रहे, आप उसे अलगाव सिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय समाज को बदलने की प्रयोगशाला होती है। वहाँ विचार टकराते हैं, वहाँ पहचानें पिघलती हैं, वहाँ नागरिक बनते हैं। लेकिन यूजीसी के नए नियम कैंपस को पहचान की जेल बना रहे हैं। आज कई विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन जात के आधार पर राजनीति करते हैं। पोस्टर, नारे, सभाएं, सब कुछ जातीय पहचान के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे माहौल में अगर आप एक तरफा कानून लाते हैं तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह बहस इस पर नहीं है कि भेदभाव गलत है या नहीं, यह बहस इस पर है कि भेदभाव से लड़ने का तरीका क्या है। क्योंकि गलत तरीके से लड़ा गया सही युद्ध भी हार में बदल जाता है। सरकार, अब सीधे आपसे बात है। आप बार बार कहते हैं कि यह कानून सामाजिक न्याय के लिए है, तो फिर एक सीधा सा सवाल है, और बहुत सीधा सा सवाल। क्या सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि आप पहले से तय कर लें कि पीड़ित कौन है और दोषी कौन है? अगर यही न्याय है तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है, जांच एजेंसियों की क्या जरूरत है, न्यायपालिका की क्या जरूरत है? सीधे कानून में लिख दीजिए, यह समाज शोषित है और यह समाज शोषक है, और मामला को खत्म कर दीजिए। फिनिश, रफा दफा। कम से कम तब यह पाखंड नहीं रहेगा कि आप न्याय कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा करना असंवैधानिक है। तो फिर घुमा फिराकर वही काम क्यों कर रहे हैं? यूजीसी के नए नियम यही कह रहे हैं कि ये सीधे नहीं कहते, लेकिन संकेत साफ है, नैरेटिव भी बिल्कुल साफ है, एकदम मायने की तरफ साफ है, और इसकी संरचना भी साफ है। अब जरा सोचिए और ध्यान से सोचिए, इस कानून का असर किस पर पड़ेगा? इस कानून का असर उस पर पड़ेगा, उस छात्र पर पड़ेगा जो हर बातचीत से पहले सोचेगा कि कहीं इसे जाति से न जोड़ दिया जाए। उस प्रोफेसर पर पड़ेगा जो निष्पक्ष मूल्यांकन से पहले डरेगा कहीं कोई असंतुष्ट छात्र इसे भेदभाव न बता दे। उस कैंपस पर जहां बहस की जगह चुप्पी होगी, जहां तर्क की जगह पर डर होगा। सरकार, क्या यही शिक्षा है? क्या यही वह भारत है जिसे आप ज्ञान शक्ति बनाना चाहते हैं? अब समाधान की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ सवाल पूछना जिम्मेदारी नहीं होती, समाधान सुझाना भी एक जिम्मेदारी है जिसे मैं निभा रहा हूं। अगर आपकी नीयत सच में सामाजिक न्याय की है तो कानून का ढांचा सीधा होना चाहिए। कानून यह नहीं कहे कि दोषी अमुक जाति का होगा, कानून यह कहे कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कानून यह नहीं कहे कि पीड़ित अमुक जाति का ही हो सकता है, बल्कि कानून यह कहे कि जो भी पीड़ित होगा उसे न्याय मिलेगा। कानून यह नहीं कहे कि आरोप अपने आप सही है। कानून यह कहे कि पहले जांच होगी और जांच होने के बाद, निष्पक्ष जांच होने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और सबसे जरूरी बात, कानून यह भी कहे कि अगर आरोप झूठा निकले तो आरोप लगाने वाले को
जिम्मेदार माना जाएगा। यही संतुलन है, यही न्याय है। इसके बिना कोई भी कानून सामाजिक न्याय नहीं कहलाता। अब सरकार से एक और सवाल, अगर आप मानते हैं कि कुछ जातियों को ऐतिहासिक सुरक्षा की ज़रूरत है तो वह सुरक्षा शिक्षा, अवसर और संसाधनों में दीजिए, डर के कानून में मत दीजिए। स्कॉलरशिप दीजिए, मेंटोरशिप दीजिए, बेहतर स्कूल और कॉलेज दीजिए, जो कि आप देंगे। मतलब कि अभी तक इतने साल हो गए, आप लोगों ने इस पर कितना काम किया, आप लोग खुद सोचिए। कोचिंग और गाइडेंस दीजिए, लेकिन डर का कानून मत दीजिए, क्योंकि डर से समानता नहीं आती है, डर से सिर्फ दूरी बढ़ती है। अब जरा उस बड़े सवाल पर आते हैं जिससे सरकार बचती है, यूनिफॉर्म जस्टिस। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है और यही सरकार कर रही है। कहा जाता है कि एक कानून सबके लिए होना चाहिए, तभी समानता आएगी। तो फिर शिक्षा में यूनिफॉर्म जस्टिस क्यों नहीं? यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। क्यों शिक्षा में अलग अलग पैमाने? क्यों शिक्षा में अलग अलग पीढ़ी? क्यों शिक्षा में अलग अलग दोषी? अगर छात्र बराबर है तो कानून भी बराबर होना चाहिए। यूजीसी जैसे जातीय कानून देश को आगे नहीं ले जाते, वे समाज को भीतर से बांटते हैं। आज सरकार से आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आप किस भारत का निर्माण करना चाहते हैं? एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक पहले ही अपनी जाति बताए, या एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक पहले इंसान हो, पहले छात्र हो, पहले भारतीय हो? क्योंकि याद रखिएगा, कैंपस में जो बोया जाता है वही समाज में काटा जाता है। अगर कैंपस में पहचान बोई जाएगी तो समाज में टकराव उगेगा। अगर कैंपस में डर बोया जाएगा तो समाज में अविश्वास फैलेगा। अगर कैंपस में न्याय बोया जाएगा तो समाज में समानता आएगी। अब यह फैसला सरकार को करना है, आप न्याय चाहते हैं या फिर वोट। अगर आप न्याय चाहते हैं तो इस कानून को संतुलित कीजिए, इसे निष्पक्ष बनाइए, इसे यूनिफॉर्म बनाइए। और अगर आप वोट चाहते हैं तो कम से कम यह मत कहिए कि यह सामाजिक न्याय है, क्योंकि सामाजिक न्याय वहाँ होता है जहाँ पीड़ित को पीड़ित माना जाता है और दोषी को दोषी, वो भी बिना जाति देखे। इसके अलावा सब राजनीति है और यह राजनीति देश को जोड़ने वाली नहीं, देश को तोड़ने वाली है। अब सवाल आपके सामने है और जवाब आप नहीं देते हैं तो वक्त देगा, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त सरकार आप ना रहें, कोई और सरकार रहे। इसलिए वक्त रहते अपनी गलती को सुधार लीजिए और शिक्षा के मंदिर को जातीय भेदभाव का अखाड़ा मत बनने दीजिए। आप किसी भी जात से होते हुए देश के लोगों के लिए सरकार है और आपको सरकार का ही धर्म निभाना चाहिए। जाति बनकर सिर्फ अपनी जाति की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं भी किसी जाति से हूँ, लेकिन जब मैं पत्रकार हूँ तो मेरा पत्रकारीय धर्म पहले है और वह है सच को सच की तरह सबके सामने रखना, न कि अपनी जाति के हिसाब से चीज़ों को पेश करना। वैसे ही किसी विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ने जा रहा है वह छात्र है, न कि कोई जाति वाला। महाराज, जात पात मिटाने के नाम पर जात को बढ़ावा देने वाला खेल आप सब लोग बंद कीजिए। ई का महाराज कि कभी वोट लेने के लिए नारा देते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और फिर वोट के लिए ही जाति जाति में बांट कर कानून लाते हैं। सबको समान रूप से सुरक्षा दीजिए ना। यूजीसी का एक तरफा नियम नहीं, यूसीसी का समानता वाला नियम लाइए, तभी असली सामाजिक न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत।